नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा के गुमानपुरा की एक बेकरी शॉप में भीषण आग लगने के बाद तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया। खास बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी की 4 मंजिला बिल्डिंग में रखा हुआ तमाम तरह का सामान और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग लगने की खबर के बाद नगर निगम की आधा दर्जन दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन बिल्डिंग के कांच नहीं टूटने की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें आ रही थी। आपको बता दें कि शहर के व्यस्ततम बाजार में स्थित 4 मंजिला बिल्डिंग के नीचे वाले पार्ट में बेकरी संचालित होती है और ऊपर निजी बिजली कंपनी, बैंक और ऑफिस हैं। ये बिल्डिंग स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता के परिवार वालों की बताई जा रही है। इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। इतने सारे एसी फ्रिज वगैरह चलते हैं, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। मिस हैपनिंग है, कोई जान करके कोई करता नहीं है। एडीएल का ऑफिस है, बैंक खुला है भी नया और संतोष बेकरी है नीचे, जिसमें आग लगी। आग लगी यहाँ पे आके देखा तो फायर ब्रिगेड और सभी जो सहायता चीजें वो बुला ली गई है और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अजमेर के दौराई इलाके में बने तेल गोदाम में आज अलसुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में खाने का तेल बनाने का काम होता था और साथ ही बड़ी संख्या में तेल के पीपे रखे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सिविल डिफेंस के कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की तेज ऊंची लपटों के चलते टीन शेड भी पिघलकर ढह गया, जिससे दमकल कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए अजमेर के अलावा सेंदरिया से भी गाड़ी बुलाई गई और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हमने 3-4 गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको, और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत तो आई। फिर आग पे काबू करने की पूरी कोशिश की गई और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है, आग पे काबू पा लिया गया है। बीकानेर नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। आज कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विवाद हो गया। लोगों के विरोध को देखते हुए आयुक्त गोपाल राम बिरदा को मौके पर गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा। दरअसल कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में जलदाय विभाग के पास बने एक मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए निगम की टीम आज कार्रवाई करने पहुंची थी। मंदिर के 4 दीवार पर पीला पंजा चलाने के साथ ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद निगम की टीम को कार्रवाई के बीच में ही रोकनी पड़ी। विरोध को देखते हुए आयुक्त अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन कार्रवाई के पीछे कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि कल नाले की सफाई को लेकर वार्ड 50 के पार्षद महेंद्र सिंह से आयुक्त से बहस हुई थी। इसी से नाराज आयुक्त ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान मौके पर होमगार्ड और पुलिस जवान मौजूद रहे। गौरतलब है कि निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का पहले महापौर और बाद में कांग्रेस पार्षदों से विवाद होने के कारण नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त की शिकायत भी प्रदेश तक की है। एसएमएस अस्पताल देश के नामी अस्पतालों में शामिल है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों से मरीज बेहतर इलाज के लिए यहां पर पहुंचते हैं। यही कारण है कि हर महीने अस्पताल की ओपीडी में लाखों मरीज पहुंचते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अस्पताल में बदइंतजामी के कारण मरीजों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों को पहले पर्ची कटाने के लिए, फिर डॉक्टर को दिखाने, फिर जांच करवाने और फिर दवाइयां लेने के लिए घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। और अगर छुट्टी का दिन हो तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अवकाश के दिन सिर्फ 2 घंटे की ओपीडी होती है और बाहर से आने वाले मरीज इंतजार ही करते रह जाते हैं। साथ ही समय पूरा हो जाता है। ऐसे में इलाज नहीं मिल पा रहा और आर्थिक भार भी पड़ता है।
कभी तो इधर डुलाते हैं, कभी इधर ट्रॉली नहीं हो रहे हैं, कंधे पे उठा उठा के लेके जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, इधर डोल रहे हैं उधर डोल रहे हैं। दवाई लिख दी, उसके बाद में सील नहीं लगने के कारण अब दवाई भी नहीं मिलेगी। अब इतनी दूर से आने के बाद में ये परेशानी का सामना झेलना पड़ा। मेरे हार्ट के लिए दवाई लिखी है, अब वो पता नहीं कहाँ दवाई कहाँ मिलेगी, हमें पता नहीं, आपको अब नया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि छुट्टी नहीं रहनी चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट की, हॉस्पिटल की। 12 में बुधवार की रात कपड़ा दुकान में घुसकर 2 युवकों पर हमले के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। शहर समेत जिले भर में हो रही लगातार अपराध की घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठनों और व्यापार महासंघ द्वारा गुरुवार को बंद का आह्वान किया गया, जिसके तहत सुबह से ही 12 शहर समेत जिले के कई कस्बों में दुकानें बंद हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आमजन में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप भी बंद रखे गए हैं। शहर के तमाम चौराहे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए इस बंद में व्यापार महासंघ और भाजपा ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। 12 की कानून व्यवस्था विफल हो गई है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज रही नहीं। यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, कानून व्यवस्था से उसको लेना देना नहीं है। काफी समय से लग रहा है 12 में पुलिस प्रशासन व्यापारी और आम जनता के स्थान पर राजनेताओं की सुरक्षा में व्यस्त है। यही कारण है कि शहर का अमन चैन माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक और जयपुर में पिछले 63 दिनों से लगातार धरना जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दौसा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी करके उनका पुतला फूंका। इस दौरान सीएचए ने चेतावनी दी है कि सरकार उनकी सेवा बहाल करें, नहीं तो 2023 में कांग्रेस को हराने का काम सीएचए करेंगे और आगामी दिनों में मंत्री प्रसादीलाल मीणा जहां भी जाएंगे वहां पर सीएचए काले झंडे दिखाएंगे और उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। अब ये शुरुआत हुई है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में प्रसादीलाल जी का पुतला फूंका जाएगा, जो भी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जहाँ पे जाएंगे काले झंडे दिखाए जाएंगे प्रसादीलाल जी को। ये खुली चेतावनी है एक मंत्री को। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी एंट्री ले ली है। आम आदमी पार्टी के जोधपुर संभाग के केंद्रीय समन्वयक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रशांत कुमार जसवाल ने बाड़मेर में कार्यकर्ताओं से मिलकर अगले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। बाड़मेर में आम आदमी पार्टी की बैठक के बाद कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी ने आधार बनाना शुरू कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरेगी। इसके लिए पार्टी जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब, शोषित, पीड़ित परिवार के साथ हर वक्त खड़ी है। हम संगठन को अंतिम आदमी तक, हर गांव तक, हर वार्ड तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और उसमें हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी लोग जो सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो सब लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प समझ के हमें भरकस मदद कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और आयुर्वेद विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आम जन को जोड़ने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस शिविर में आशा सहयोगिनी, ANM, आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाने में आशा सहयोगिनी, ANM की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोधपुर में शुरू हुए 6 दिवसीय आयुष प्रशिक्षण के पहले बैच में बढ़ली, मोगड़ा कलां, बावरला, जैतीवास, जोलियाली, हरियाढाणा, रणोद, सुवाब की टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घर पे जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करके किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, सबसे बड़ी चीज उसके बारे में जानकारी हो। हम फील्ड में जाएंगे तो हम लोगों को यही बताएंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो उनके ऊपर वो असर तो धीरे धीरे करेंगी, लेकिन वो हद से ज़्यादा करेंगी।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत डूंगरपुर शहर में 6 और सागवाड़ा शहर में 2 नई इंदिरा रसोई खोली जाएगी। डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका ने नई इंदिरा रसोइयों के लिए स्थान चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया है। नगर परिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्तमान में डूंगरपुर शहर में 3 और सागवाड़ा शहर में 1 रसोई संचालित की जा रही है। इन इंदिरा रसोइयों में रोजाना दोनों समय गरीबों को 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। वहीं अब बजट घोषणा के तहत डूंगरपुर शहर में 6 और सागवाड़ा शहर में 2 नई इंदिरा रसोई खोली जानी है। उसी दिशा में नगर परिषद डूंगरपुर में 6 नई इंदिरा रसोइयाँ खोली जाने प्रस्तावित है और उसी संबंध में हमने 6 स्थान चिन्हित किए और निर्माण कार्य हम शुरू करवा देंगे 1-2 दिन में। अब गांव की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा के काम शुरू किए जाएंगे। गांव में जिस तरह महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य कराए जाते हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कार्य होंगे। आपको बता दें, दौसा जिले की सभी नगर निकायों में भी शहरी नरेगा के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। दौसा शहर में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत के 65 कार्य इस वित्तीय वर्ष में करवाए जाएंगे। वहीं 12 जून से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कार्य शुरू होने की संभावना है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अधिकतम 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। शहरी नरेगा योजना के तहत बड़े नालों की सफाई, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े कार्य कराए जा सकेंगे। शहर में ऐसे काम हैं जो नरेगा की तर्ज पे चल सकते हैं, तो उन कामों को मुख्यमंत्री साहब ने बजट घोषणा के अंदर लिया है और उसको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का नाम दिया है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी से भीषण गर्मी के दौरान श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के कुल 3,58,148 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 1,14,196 उपभोक्ताओं की बिल राशि शून्य हो गई। श्रीगंगानगर जिले के लगभग 30% उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में शून्य राशि का बिल जारी किया गया, जिसमें बीपीएल और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही 50 से अधिक यूनिट के उपभोग करने पर भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट और 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में 750 रुपए प्रति महीने की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है। गंगानगर जिले में ऐसे उपभोक्ता जिनका इस टैरिफ सब्सिडी की वजह से जो है बिल जीरो हो गया है, उनकी संख्या 1,14,000 जो है के करीब है। टोंक जिला मुख्यालय पर कृषि मंडी में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर घोटाला सामने आया है। यहाँ चना तुलाई केंद्र पर किसानों से तुलाई से ज्यादा वजन लिया जा रहा है। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने पहुंचकर देखा तो ठेकेदार के प्रतिनिधि और क्रय विक्रय सहकारी समिति के कैशियर और तुलाई केंद्र प्रभारी बाल मुकुंद बंसल ने छीजत का हवाला देते हुए प्रति क्विंटल 700 से 800 ग्राम चने किसानों से लेने की बात कही। किसान नेता रामेश्वर चौधरी ने मंडी सचिव को मौके पर बुलाया और इस घोटाले से किसानों से की जा रही लूट को बंद करने की मांग की। साथ ही फोन पर जयपुर में राजफेड के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। ये सब घाला मेला काम है इनका, ये लगातार ऐसा ही कार्य चलता है। ये अभी 12 मंडी में भी एक कट्टे में 3.5 किलो वजन तक अधिक लिया गया था। किसान संघ की शिकायत थी और शिकायत के अनुसार जो है मैंने चेक किया है और करीब 200 ग्राम वजन जो है ज़्यादा है, उसको कैलकुलेट करके और किसान को भुगतान करने के निर्देश देती है। निर्देश ये मिले साहब ने कि 580 ग्राम का वेट है तो 580 लोगे, अगर कम है तो ठेकेदार भुगतेगा, उसको रिटर्न दे दें। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला।
बुधवार रात चोरों ने 3 सरकारी कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 3 घरों के ताले तोड़कर घरों से लाखों रुपए का घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 6 से 7 चोर चोरी करने मकान में घुसते हुए और सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी को रात को फोन किया और ये कहा कि ऊपर जो रह रहे हैं उनको बोलो कि मेरी कुंडी खोलें। जब तक फिर देखा तो इससे पहले चोरी हो चुकी थी। है जो कितने लोग थे वो लगा, अभी इनके सीसीटीवी में देखने पे पता चला कि वो 6 लोग थे। जो पीछे बैग रख रखा था उन्होंने और काटने के लिए जो औजार भी कुछ हथियार भी थे उनके। करौली के करणपुर के सिमारा गांव की बैरवा बस्ती में 119 लोगों के बीमार होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। सिर्फ 22 बेड वाले अस्पताल में एक साथ इतने मरीजों के पहुंचने से चिकित्सा कर्मियों की सांसें फूल गईं। अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला मंगलवार रात 12 बजे से शुरू हुआ था। 119 लोगों में 43 महिलाएं, 37 पुरुष और 39 बच्चे बीमार हुए हैं। बुधवार को सीएमएचओ के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम गांव में पहुंची और कुएं के पानी के सैंपल लिए। मरीजों की घर घर जांच कर दवाइयां दी। बताया जा रहा है कि कुएं का गंदा पानी पीने या खराब तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। विजिट करके हमने जितने भी ओपन वेल्स है, पानी के सोर्स है पीने के, उन सभी में ब्लीचिंग डलवाई है और ग्राम वासियों से भी ये आग्रह किया इन कुओं की सफाई कराई जाए। हमारे यहाँ पे 30 बेड की सीएससी है, लेकिन हमने अभी भी सभी मरीजों को एक्स्ट्रा बेड व्यवस्था करके और सभी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरा बच्चे का तबीयत ज़्यादा खराब है। फ़ोन करने पर डॉक्टर साहब गांव गए हैं और उससे 10 लोग हॉस्पिटल में आए हैं, उनका उपचार चल रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में पीने के पानी का संकट अजमेर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में यूनिवर्सिटी प्रशासन की सुस्ती के चलते छात्र छात्राओं को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा। यूनिवर्सिटी कैंटीन में वाटर कूलर लगा होने के बावजूद ठंडा पानी नहीं मिल रहा है और अगर कहीं वाटर कूलर काम भी कर रहा है तो 42 डिग्री टेम्परेचर में उबला पानी दे रहा है। इस अव्यवस्था के चलते छात्र छात्राओं को पानी खरीद के पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैंटीन के अलावा यूनिवर्सिटी के संचालित विभिन्न विभागों में लगे वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़े हैं और कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित में देने के बाद भी अभी तक सुध नहीं ली गई है। पानी की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर होते हुए भी खराब है। हमें रोज 20 रुपए की बोतल लेके यहाँ पे खरीद के पीना पड़ता है। हमने बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जा के देखा, वाटर कूलर है लेकिन वो चालू नहीं है, उनमें ठंडा पानी नहीं है। कई बार प्रशासन को लिखित में जानकारी दे दी कि पानी की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ 42 डिग्री का तापमान होने के बाद स्टूडेंट पानी के लिए तरस रहे हैं। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाले के मामले में गुमानपुरा थाना एसएचओ और एएसआई पर गाज गिरी है। एसएचओ और एएसआई पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से साठगांठ कर कंपनी की प्रॉपर्टी को बिकवाने में मदद की है। इतना ही नहीं, जिन 4 डायरेक्टर्स को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, उन्हें पुलिस हिरासत से रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर कंपनी की प्रॉपर्टी को अन्य लोगों को बिकवाने में भी मदद की है। मामले में लापरवाही बरतने और मुस्लिमों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोपों के चलते एसएचओ लखनलाल मीणा और एएसआई रेहाना को सस्पेंड किया गया। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि अपेक्षा ग्रुप कंपनी के खिलाफ गुमानपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है, जिस पर आरोप है कि उसने शहर के 3500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे 200 करोड़ की ठगी की है। पीड़ित लोगों की शिकायत पर अपेक्षा ग्रुप कंपनी के 38 निदेशकों के खिलाफ 2 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें अभी तक महज 4 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। और एक रेहाना अब्बास नाम की एएसआई है गुमानपुरा थाने में, जिसको ये सारे परिवार दिए गए थे, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, पटके रखा, इसलिए दोनों को निलंबित किया गया। पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर राजेश मील को दी गई है। इसमें और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए
ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण का काम तेज गति से जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 2014 तक ट्रैक विद्युतीकरण 0 किलोमीटर था, लेकिन 2014 के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे में विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने बजट प्रदान किया और पिछले 8 सालों में 2864 किलोमीटर ट्रैक को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया गया है। पूरी उत्तर पश्चिम रेलवे पर अभी तक 2864 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे का मार्ग विद्युतीकरण हो जाएगा। हालांकि जो लक्ष्य 2022 तक तय किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया और अब नया लक्ष्य 2023 तक का दिया गया है। चुनौती यह है कि 2014 से 2022 तक 2864 किलोमीटर तक का काम ही पूरा किया गया है, तो अगले आखिरकार कुछ महीनों में 2500 किलोमीटर के ट्रैक का काम कैसे पूरा होगा। भरतपुर के कंकड़वाली कुइया के पास की रहने वाली दीपेश कुमारी ने भरतपुर का नाम रोशन किया है। यूपीएससी की परीक्षा पास कर दीपेश कुमारी ने 93वीं रैंक हासिल की है। दीपेश कुमारी के पिता चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं और उसी से उन्होंने दीपेश कुमारी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज उसने यूपीएससी की परीक्षा पास करने में सफलता हासिल की है। अपनी सफलता का श्रेय दीपेश कुमारी ने अपने पिता गोविंद शर्मा और अपनी माता उषा को दिया। उसने कहा कि आर्थिक तंगी से गुजरने के बावजूद भी माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई और उसके बाद मैं इस मुकाम तक पहुंची। दीपेश कुमारी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। दीपेश कुमारी की शिक्षा अच्छी होने के कारण उसे हर जगह स्कॉलरशिप मिली और उसी का सहारा लेकर उसने आगे की पढ़ाई की। तो भगवान को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, चाचा चाची, ताऊ ताई और अम्मा को देना चाहूँगी। साथ में मेरे टीचर्स राइट फ्रॉम मेरे स्कूलिंग से ही 12th क्लास के जो टीचर थे इंजीनियर रवि शर्मा जो बाबा सुखदेव स्कूल चलाते हैं वो, और साथ में मेरे जो और भी टीचर जिन्होंने मुझे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प किया वो सब, और सारे परिवार वाले, इनको श्रेय देना चाहूँगी। गरीबी अमीरी चलती रहती है, ये तो सब बच्चे लायक हैं तो कोई गरीबी नहीं है, कोई अमीरी नहीं है बच्चों के लिए, समझना इस बात को। बात महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पहुंचे। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने महाराणा प्रताप को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रताप स्मारक पर हो रहे हवन में भी शामिल हुए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में 482 किलो का लड्डू का भोग लगाया। उदयपुर और आसपास के इलाकों से प्रमुख पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन संपूर्ण कराया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने वहां मौजूद लोगों के साथ फोटो सेशन किया। आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारे पास में इस राष्ट्र के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से एक सोच हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ये धरोहर उपलब्ध है और हमारे को उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बीएसएफ की 87वीं बटालियन के 55वें स्थापना दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीएसएफ के कमांडेंट रणवीर सिंह ने शहीद दीपा राम की वीरांगना शांति देवी को प्रमाण पत्र भेंट कर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर हौसला अफजाई की। 1971 युद्ध के हीरो सेवानिवृत्त कमांडेंट LR यादव और लांस नायक भैरू सिंह को बीएसएफ अधिकारियों द्वारा मंच पर सम्मानित कर भारत माता के जयकारे लगाए। कमांडेंट रणवीर सिंह, LR यादव, भैरू सिंह, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और प्रधान भगवंत सिंह तंवर ने केक काटकर बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 55वां स्थापना दिवस मनाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इसका श्रेय पूरा सीमा सुरक्षा बल को जाता है ये प्रोग्राम सफल बनाने के लिए। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पोखरण की जनता को और यहाँ की मीडिया पर्सनैलिटी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।